सोचिए, एक छोटी सी लगभग 23 साल की जिंदगी आगे चलकर पूरे देश के विरोध और क्रांति का एक अनंत प्रतीक बन जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक बेहद रोचक हिस्से की बात करेंगे। हम भगत सिंह के एक्शंस, उनके विचार और उस मिथ के पीछे के एक्चुअल तथ्यों को गहराई से समझेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक 23 साल का नौजवान एक पूरे राष्ट्र के संघर्ष का हमेशा के लिए अमर प्रतीक बन कैसे जाता है। देखिए, ये सिर्फ जज्बात की कहानी नहीं है, ये एक बेहद सोचे समझे और योजनाबद्ध संघर्ष की कहानी है। तो आइए इतिहास के इस बेहद ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट में सीधे डाइव इन करते हैं। विजुअलाइज कीजिए, तारीख है 8 अप्रैल 1929। दिल्ली का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। एकदम से वहां एक हैरानअंगेज घटना घटती है। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त असेंबली चेंबर के अंदर कम तीव्रता वाले खुद बनाए हुए बॉम्ब फेंकते हैं। पर ध्यान दीजिए, इनका मकसद वहां किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। धुएं और हंगामे के बीच वो भागे नहीं, वो वहीं खड़े रहे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को शांति से गिरफ्तार होने दिया। उन्होंने वहां जो पर्चे फेंके थे ना, उसमें इस पूरी रणनीति का असली मोटिव छुपा था। उसमें लिखा था, व्यक्तियों को मारना आसान है लेकिन विचारों को नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए लेकिन विचार जिंदा रहे। बेसिकली उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनका प्लान ब्रिटिश लीगल सिस्टम को एक पब्लिक स्टेज की तरह यूज करना था, ताकि उनकी आवाज और उनका विचार पूरे देश तक पहुंच सके। सेक्शन 2, द सॉन्डर्स असैसिनेशन। अब इस असेंबली बॉम्बिंग की नौबत क्यों आई? इस पूरे वायलेंट कैटलिस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करके दिसंबर 1928 में जाना पड़ेगा। उस वक्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA अपने राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उनका असली टारगेट था जेम्स ए स्कॉट, जिसने लालाजी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन यहाँ एक ट्रेजेडी हो गई। एक मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से उन्होंने प्रोबेशन पर काम कर रहे एक जूनियर ऑफिसर जॉन पी सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। इसके बाद शुरू होता है लाहौर से भागने का सिलसिला, जो उनकी हाईली कैलकुलेटेड मूवमेंट्स को दर्शाता है। पहले पुलिस स्टेशन पर फायरिंग, फिर सामने DAV कॉलेज के रास्ते से फरार होना, और तीसरा स्टेप CID की नज़रों से बचने के लिए पश्चिमी पहनावा यानी वेस्टर्न डिस्गाइज में लखनऊ निकलना। उन्होंने बाल कटवा लिए, हैट पहन ली और बिल्कुल एक आम परिवार की तरह ट्रेन में निकल गए। ये कोई रैंडम एस्केप नहीं था, पूरी तरह से एक सोची समझी प्लानिंग थी। सेक्शन 3, ट्रायल एंड हंगर स्ट्राइक। फरार होने और फिर असेंबली में गिरफ्तार होने के बाद ये कहानी अब हथियारों से हटकर लीगल ड्रामा और कैदियों के अधिकारों की लड़ाई की तरफ शिफ्ट होती है। अगर हम घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखें तो इवेंट्स की तेजी सच में हैरान कर देने वाली थी। अप्रैल 1929 में गिरफ्तारी हुई। खैर, जून 1929 आते आते हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई। फिर मई 1930 में एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बिठा दिया गया और फाइनली मार्च 1931 में फांसी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ब्रिटिश सरकार इस केस को गैलोज तक यानी फांसी तक ले जाने की कितनी जल्दी में थी। म्यानावाली जेल में उनकी जो मांगें थीं वो बहुत क्लियर थीं। उन्हें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था। उनकी डिमांड्स थीं खाने की क्वालिटी में इक्वालिटी, पढ़ने के लिए किताबें और एक डेली अखबार, कोई फोर्स्ड मैनुअल लेबर नहीं, और सबसे ज़रूरी, उन्हें आम अपराधी नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स माना जाए। और इन्हीं मांगों के लिए उन्होंने 116 दिन लंबी दर्दनाक भूख हड़ताल की। इसी दौरान जितेंद्रनाथ दास की भूख से मौत हुई, जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया की सहानुभूति इन क्रांतिकारियों की तरफ मोड़ दी। द रेवोल्यूशनरी माइंड। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर। जेल की सलाखों के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा था। ध्यान एक मिलिटेंट अप्रोच से हटकर पूरी तरह से एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच पर आ गया था। कैद के दौरान भगत सिंह ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिलॉसफी की जम के पढ़ाई की। उनके इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशंस थे मिखाइल बाकुनिन, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स और लियोन ट्रॉट्स्की। उनके रीडिंग मटेरियल से पता चलता है कि उनका दिमाग अब प्योरली मार्क्सिस्ट और एनार्किस्ट फिलॉसफीज की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रूफ उनके लेख टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स में मिलता है। वहां उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा कि उनका आदर्श समाज का एक नया मार्क्सिस्ट बेसिस पर पुनर्निर्माण करना है। अब देखिए, ये सोच उस वक्त महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे ब्रॉडर नॉन वायलेंट आंदोलन से बिल्कुल अलग थी। वो अब एक स्टेट डिसमेंटलिंग आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे।
और जेल में ही उन्होंने अपना वो फेमस ऐसे लिखा, Why I am an atheist, यानी मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें वो लिखते हैं, मैं इसे पतन और नैतिकता गिरने जैसा मानता हूं। ऐसे तुच्छ स्वार्थी इरादों के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। उनकी ये इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उनके छोटे से फिजिकल जीवन से आगे बढ़कर उनके आइडियाज को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। एग्जीक्यूशन एंड मार्टरडम। अब हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के आखिरी दिनों की तरफ आते हैं, जहां उस कंट्रोवर्शियल स्पेशल ट्राइब्यूनल ने उनकी फेट तय की। इस ट्राइब्यूनल की प्रोसीजर न्यूट्रल नहीं थी। वाइसरॉय ने नॉर्मल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से बाईपास करते हुए एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जिसने एक्स पार्टे जजमेंट सुनाया, मतलब आरोपियों के कोर्ट में मौजूद हुए बिना ही उन्हें कंडेम कर दिया गया। कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बेहद अनयूजुअल और एक तरफा स्टेप था। अब यहाँ एक नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो है 11। फांसी का समय 24 मार्च तय था, लेकिन इस एग्जीक्यूशन को अचानक 11 घंटे आगे शिफ्ट कर दिया गया और 23 मार्च 1931 की शाम को ही तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद की प्रक्रिया भी उतनी ही शॉकिंग और सीक्रेटिव थी। सोचने वाली बात है कि फांसी की निगरानी किसी रेगुलर मैजिस्ट्रेट ने नहीं, बल्कि एक ऑनरेरी जज ने की। उसके बाद उनके बॉडीज को जल्दबाजी में टुकड़ों में काटकर बोरियों में भरा गया और फाइनली सतलज नदी के किनारे उनका सीक्रेट क्रिमेशन कर दिया गया। इस हाईली इर्रेगुलर और चुपचाप किए गए डिस्पोजल ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। अ कंटेस्टेड लेगेसी। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। आज के दौर में इस डीपली पोलराइजिंग फिगर की लेगेसी और उनके मेमोरी को दरअसल लोग कैसे देखते हैं? इन्हें एक बहुत ही सम्मानित टाइटल दिया गया, शहीद आजम, एक उर्दू और पंजाबी फ्रेज जिसका अनुवाद है महान शहीद। आज पॉलिटिक्स का हर एक फैक्शन उन्हें इस टाइटल से बुलाता है और अपना फोक हीरो मानता है। पर असली कंट्रोवर्सी वहां आती है जब हम पूछते हैं कि उनकी लेगेसी पर एक्चुअली हक किसका है। अगर हम प्रोफेसर प्रीतम सिंह के विश्लेषण पर ध्यान दें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। गांधी इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट्स भगत सिंह के आर्म्ड वायलेंस वाले रास्ते को साइड कर देते हैं। हिंदू और सिख नेशनलिस्ट्स उनकी मिलिटेंट एथियज्म यानी उनके कट्टर नास्तिकता को बाईपास कर देते हैं। और जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट है वो इस बात से कतराते हैं कि उनके विचार नक्सलाइट मूवमेंट्स के कितने करीब थे। हर मॉडर्न पॉलिटिकल फैक्शन भगत सिंह की लेगेसी का वही हिस्सा अपनाता है जो उन्हें सूट करता है, भले ही भगत सिंह की एक्चुअल राइटिंग्स उनकी आइडियोलॉजी से क्लैश करती हों। तो एंड में हमारे पास एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल बच जाता है, क्या किसी हिस्टोरिकल आइकॉन को अपना बनाने के लिए हमें उनके एक्चुअल बिलीव्स के उन अनकंफर्टेबल सच को अनदेखा करना ही पड़ता है? आज के मॉडर्न मूवमेंट्स इतिहास को कैसे शेप और वेपनाइज करते हैं, ये आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है। सोचिए जरूर। और हाँ, इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।